Good morning, students. In the last lecture, we have completed the topic that is foreign investment. Last lectures में हमने foreign investment ये topic complete कर लिए हैं. अब हम यूनिट नंबर 3 का जो लास्ट पोर्शन है that is foreign exchange rate and interest rate, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके बारे में जो सिलेबस में है कंसेप्ट वो हम स्टडी करेंगे. तो जो सिलेबस में है आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, दैट इज मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले इसमें हमको ये यूनिट नंबर 3 का लास्ट पोर्शन है, इसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर, ये हमको इस यूनिट में स्टडी करना है. तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है. तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे आज के लेक्चर में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट रेट के बारे में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपने न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न न्यूज़ जो आती है उसमें ज़रूर देखा होगा कि $1 इज इक्वल टू इतने रुपीज़. और ये जो रेट होता है $1 और इंडियन रुपी का, ये फ्लक्चुएट होता है कि कभी ₹1 इज इक्वल टू 72 रहता है, कभी 71 रहता है, कभी ऐसा फ्रैक्शन में चेंज होता है. तो ये जो रेट है ये बेसिकली क्या होता है और क्या इंडिकेट करता है. तो आपने और एक वर्ड सुना होगा कि भारत का रुपया कमज़ोर हो गया, भारत का रुपया मजबूत हो गया, है ना. तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं इसकी मीनिंग क्या है और ये जो एक्सचेंज रेट है कैसे डिटरमाइन होता है और उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्सचेंज रेट 70 से 72 हो गया या 70 से 60 हो गया तो उसका मतलब क्या होता है और उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है. तो ये हम आज के जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि डेप्रिसिएशन इन करेंसी, इंडियन करेंसी, या एप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी, इसका मीनिंग क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर और ट्रेड पर, ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, सब बाद में हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब फ्लक्चुएशंस आते हैं तो फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, ये हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपये कि आज का रेट, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं ये समझने के लिए कि रुपए का एप्रिसिएशन मतलब रुपए मजबूत हो गया उसका मतलब क्या है और रुपए कमज़ोर हो गया इसका मतलब क्या, ये हम पहले समझ लेते हैं. तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपये है. फॉर एग्जांपल ये आज का इमेजिन कर रहे हैं कि $1 का जो रेट है ये इंडियन करेंसी में 60 रुपये के बराबर एक्सचेंज रेट है. मतलब $1 अगर आपको खरीदना होगा तो आपको 60 रुपये इंडियन करेंसी के पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल किसी कारण से ये 60 रुपये का जो रेट है $1 इज इक्वल टू 60 रुपये ये 50 रुपये हो जाता है. ठीक है, पहली सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन 1 में ये 60 रुपये जो पहले था ये 50 रुपये का $1 हो गया. तो इसकी मीनिंग क्या है, इसी को कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. मतलब इंडियन जो करेंसी है इसका एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब ये मजबूत हुआ है, ये इसके वैल्यू बढ़ गई है इंडियन करेंसी के, ऐसा उसका मतलब होता है. अब ऐसा क्यों कि 60 रुपये देकर पहले $1 हमें मिलता था, अभी $1 के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, केवल 50 रुपये. मैंने पहले के कंपैरिजन में 10 रुपये कम देना पड़ रहा है मुझे $1 की वस्तु खरीदने के लिए. मतलब रुपए इंडियन के हिसाब से सोचेंगे हम कि इंडियन करेंसी जो है ये इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, अभी बढ़ गई है. दिखने के लिए 60 का 50 हो गया है, लेकिन इंडियन जो वैल्यू है, इंडियन वैल्यू वो क्या हो गई है, एप्रिसिएट हुई है. मतलब इंडियन वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है. क्योंकि पहले 60 रुपये में $1 मिलता था हमें, अभी 50 में भी हमें $1 मिल रहा है. तो इंडियन करेंसी क्या हो गई, अभी एप्रिसिएट हो गई है. मतलब ही क्या कि इंडियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंपोर्ट बिकम चीपर. अगर ऐसा हो जाता है कि ये एप्रिसिएट हो गया इंडियन करेंसी तो उसकी वजह से इंपोर्ट जो है सस्ता हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है और ज़्यादा उसमें प्रॉफिटेबल वो बिजनेस हो जाता है, इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है. और एक्सपोर्ट जो है वो उसमें दिक्कतें आती है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता. तो अगर एप्रिसिएशन हुआ है तो इंपोर्ट जो है ये ज़्यादा हो जाता है. अब हम दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि 60 रुपये था, अभी वो रेट 70 रुपये हो गया. ठीक है, 60 रुपये में पहले $1 मिलता था,
अभी 60 के बदले में कितने मिल रहा है मुझे, 70 में मिल रहा है, मतलब 70 रुपए खर्च करेंगे तो ही $1 मिल रहा है। तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसमें इंडियन जो करेंसी है इसकी वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले 60 रुपए देके ही $1 मिल जाता था, अभी 60 की जगह कितना देना पड़ रहा है, 70। तो इंडियन जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए उसको बोलते हैं रुपया कमजोर हो गया। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन इन जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें वैल्यू क्या हो गई है डोमेस्टिक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। जब भी हम इस प्रकार का डेप्रिसिएशन होता है इंडियन करेंसी में तो उसमें एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इंडियन जो करेंसी है वो क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई है। तो इस प्रकार से जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसकी मीनिंग सबसे पहले आपको क्लियर चाहिए कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये अगर कम हो गया, ठीक है, एक्सचेंज रेट कम हो गया मतलब उसको कहते हैं एप्रिसिएशन, मतलब इंडियन वैल्यू बढ़ गई है। यही अगर रेट बढ़ गया, ठीक है, तो इंडियन वैल्यू क्या हो गई है, करेंसी की कम हो गई है, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो जब भी एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में, इंडियन करेंसी में, तो इंपोर्ट बढ़ जाता है। वही अगर डेप्रिसिएशन होगा इंडियन करेंसी में तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब रेट में कम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या होता है, फ़र्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रेट ये डिटरमाइन होते हैं। तो सबसे पहले हमने एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, वैल्यू अगर बढ़ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मीनिंग है, ये समझ लिए। अभी हम देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये किस प्रकार से डिसाइड होता है। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं कि 60 रुपये का $1 है या 50 रुपये का $1 है, ये रेट कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, किसी न किसी तरीके से वो डिसाइड होता है। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी किसी की प्राइस निकलती है, किसी चीज़ की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो बेसिक हम डिमांड सप्लाई फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हम किसी चीज़ की वैल्यू या किसी चीज़ की प्राइस ये डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी है, जैसे यहाँ पे डॉलर हम बात कर रहे हैं इंडियन करेंसी की, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है मतलब डॉलर, ये इसकी भी अपनी डिमांड और सप्लाई होती है। ये भी कभी डिमांड उसकी डिमांड होती है, कभी वो सप्लाई होता है। तो वो डिमांड सप्लाई जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड सप्लाई क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट, यूएसए है, अमेरिका है। तो यहाँ पर डिमांड हम इंडियन इसमें देखेंगे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब होगी, तो जब पेमेंट हमें करना है, यूनाइटेड स्टेट को हमें पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे हमने कुछ इंपोर्ट किए, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ गुड्स हमने इंपोर्ट किए अमेरिका से, आयात किए, तो ऑब्वियसली अमेरिका ने वो गुड्स हमें भेज दिया। ठीक है, अब हमने वो गुड्स परचेस किया इंडिया ने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट किस में रहेगा, डॉलर में रहेगा। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि डॉलर में हमें पेमेंट करना है। तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, जब भी हम पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज या जो डॉलर है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पेमेंट किस में करेंगे, हम डॉलर में करेंगे, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी आउटफ्लो होता है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो मतलब हम पेमेंट करते हैं, तब उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैसे ही जब भी अमेरिका से आएंगे पैसे डॉलर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोर्ट किए इसमें हमने क्या किए, एक्सपोर्ट किए, इंडिया से हमने क्या किए, एक्सपोर्ट किए, गुड्स को भेजा। अब गुड्स को भेजा या बेचा, तो गुड्स तो हमने दे दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में यूनाइटेड स्टेट हमें क्या देगा, पेमेंट देगा। पेमेंट किस में देगा, वो भी हमें ऑब्वियसली जब यहाँ पर होगा तो पहले वो डॉलर में ही पेमेंट करेगा, बाद में यहाँ पर उसका कन्वर्शन होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर सप्लाई किसका हो जाएगा, डॉलर का जो है ये पेमेंट हमें आ जाएगा। मोर एक्सपोर्ट जनरेट मोर फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर इसमें हमें पेमेंट कर दिया तो सप्लाई किस में हो जाएगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो पेमेंट अगर करना है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर रिसीव आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं डॉलर, तो उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपली हमको ध्यान देना है कि जब भी हम इंपोर्ट करेंगे, कोई कम्युनिटी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये जो सप्लाई और डिमांड है ये हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे
और वहाँ पर जो इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट और एक्सचेंज रेट, उसके डिमांड सप्लाई से इक्वल। देखिए यहाँ पर डिमांड जो हमने कहा इंपोर्ट जब भी हम करेंगे तो अलग अलग इंपोर्ट पे कितनी डिमांड हो रही है, ये ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो निगेटिव स्लोप आता है इसका। तो एक्स एक्सिस में हम फॉरेन एक्सचेंज ये देख लिया डॉलर का, और वाई में हमने क्या लिया, रेट लिया, और एस डिनोट्स क्या, सप्लाई, मतलब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जैसे यहाँ पर हमने इमेजिन किया कि D1 एक डिमांड कर रहा है, तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया डिमांड और सप्लाई का। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये OP जो है ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। अब डिमांड बढ़ गई, फॉर एग्जांपल कि हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया, ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा, हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर देखोगे आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में इंक्रीज हो गया है और रेट भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस प्रकार से अगर डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो डिसाइड होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जैसे किसी भी कमोडिटी का हम डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से उसका रेट निकालते हैं, वैसे फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो भी डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से ही हम निकालते हैं। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इस पर असर डालने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन, अगर भारत में महंगाई है तो उस महंगाई की वजह से क्या होगा कि भारत की करेंसी की जो डेप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है, और जैसे 50 का कोई है तो वही चीज़ 60-70 की मतलब क्या हो जाएगी, वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन पर असर होता है। लेकिन अगर लो इन्फ्लेशन है, बहुत ही कम इन्फ्लेशन है और वो कंटिन्यू होते जा रहा है, बहुत ही लो इन्फ्लेशन है, तो उसकी वजह से रुपये में क्या होता है, एप्रिसिएशन भी हो सकता है। लेकिन जनरली इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिसिएट होती है, मतलब वो कमज़ोर जो होती है इंडियन करेंसी वो हो जाती है। इंटरेस्ट रेट का क्या असर होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो हाई अगर इंटरेस्ट रेट है तो उसकी वजह से एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो जैसे फॉरेन में कोई इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करना चाहता है और फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में पैसा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ज़्यादा कमाने के लिए क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से फॉरेन जो कैपिटल है वो फॉरेन कैपिटल का सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जब भी सप्लाई बढ़ेगा तब क्या होगा, जो करेंसी रेट है वो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएशन उसमें आ जाएगा। बिजनेस साइकिल, हम सबको पता है कि तेजी और मंदी ये बिजनेस के एक साइक्लिक फिनोमिना होते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ़र्क पड़ जाता है। तो बूम मतलब तेजी और रिसेशन मतलब मंदी, तो अगर इस प्रकार से फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर रिसेशन मतलब मंदी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहेगा, क्योंकि मंदी के दौरान रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, तो उसकी वजह से जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पर जो रुपीज़ है उसमें क्या होगा, एप्रिसिएशन, मतलब रुपये क्या हो जाएगा, मजबूत, या उसमें एप्रिसिएशन आएगा। देन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर कोई एक देश के प्रति लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आशावाद वहाँ पर है उस पर्टिकुलर देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर एप्रिसिएशन जो है करेंसी का होता है। देन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी देश में अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिल रहे हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, तो उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनकम लेवल इन फॉरेन कंट्री में इनकम लेवल अगर बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर फॉरेन कंट्री में जो इनकम लेवल है वो अगर बढ़ गया होगा तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में इनकम लेवल बढ़ गया तो वहाँ पर परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो आप ज़्यादा गुड्स को वहाँ पर सेल कर सकते हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर होम कंट्री में जैसे इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल इनकम लेवल बढ़ गया तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स भी वो परचेस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो सकती है, डेप्रिसिएट हो सकती है
जो इंडियन एक्सचेंज रेट है वो उसमें डेप्रिसिएशन आ सकता है। एफडीआई लेवल, जितना एफडीआई लेवल ज़्यादा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसका असर क्या होता है? अभी तक हमने क्या देख लिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपये है और वो 50 हो गया या 70 हो गया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या असर होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, पहले ही हमने सबसे पहले ही देखा कि कोई अगर 60 है वो अगर 50 हो गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन, उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ जाता है। वही अगर 60 का 70 हो गया तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी रेट, जो इंडियन करेंसी का जो रेट है, वैल्यू है, वो क्या हो गई यहाँ पर कम हो गई, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डेप्रिसिएशन जब होता है तब एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। बाद में हमने देखा कि जो रेट होता है, जो डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, ठीक है, ये डिमांड सप्लाई के बेस पर हम उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हम निकालते हैं। और डिमांड जो होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो कब होती है, जब हम इंपोर्ट करते हैं। और सप्लाई कब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है। अब इसका असर क्या होता है ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट पर, व्यापार पर और इन्वेस्टमेंट पर, इन चीज़ों का क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि वीकर करेंसी, मतलब जब करेंसी डेप्रिसिएट होती है तब उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और एप्रिसिएशन अगर हुआ होगा वैल्यू का, जैसे 60 का 50 हो गया तो वो एप्रिसिएशन है वैल्यू का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। वही अगर डेप्रिसिएट होगा, 60 से 70 हो गया होगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर हो जाता है। देन इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लो, इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो आता है फॉरेन कंट्री से, उसमें भी उस पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। अगर स्टेबल है, क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं उसको मानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से। तो वो जो फ्लक्चुएशन जितने ज़्यादा होंगे उतना फॉरेन एक्सचेंज, उतना जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाता है। तो अगर वो स्टेबल रेट से चेंजेस उसमें आ रहे होंगे और वो स्टेबल रेट के साथ में वहाँ पर अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के फ्लो पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट का फ़र्क असर पड़ जाता है। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है तो उसकी डिवैल्यूटेड करेंसी कैन रिजल्ट इन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। मोर एक्सपोर्ट एंड लेस इम्पोर्ट सिचुएशन विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में ये जो महंगाई है, उस महंगाई की वजह से बहुत इम्पैक्ट बिजनेस पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ सकता है। देन क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिवैल्यूएशन हुआ है करेंसी का, तो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट हो गया तो उसकी वजह से हमारे देश में वो कमोडिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से इंडिया में और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट इज़ वन ऑफ द मेन कंसिडरेशन फॉर इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट है तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी इंटरेस्ट रेट पर फ़र्क असर पड़ जाता है। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना ही फॉरेन एक्सचेंज रेट पर असर ज़्यादा पड़ता है। सो दीज आर द हमने अभी क्या देख लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में फॉरेन एक्सचेंज रेट देख लिए वो क्या होता है। फिर हमने देखा कि एप्रिसिएशन हुआ इंडियन करेंसी का मतलब क्या है। बाद में हमने देखा कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ये कब होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से हम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होता है। देन हमने कौन से देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर असर डालने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। और लास्टली हमने क्या देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर क्या असर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट का इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से उसके कैलकुलेशंस रहते हैं।